Hello students. So in our previous lecture we have already discussed the group and its example. In this video we have to discuss the important theorem of group. Okay, तो पहला थ्योरम देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट की व्यू से। तो इफ G इज ए ग्रुप देन फॉर ए बी बिलोंग्स टू G, हमें ये दो प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो पहले देखो, अगर G एक ग्रुप है तो ए बी बिलोंग्स टू G, मतलब ए बी दो एलिमेंट हैं, वो ग्रुप G में बिलोंग्स कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है और ए बी इनवर्स का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। देखो, इसको तुम्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं कि रट्टा मार दिया कुछ ऐसा, वही ज़रूरत नहीं है। मैं इसको पूरा सिंपल वे से बताता हूँ कि तुमको कैसे इसको अप्रोच करना है, क्वेश्चन अप्रोच का तरीका आना चाहिए। ओके, सो पहले हमको दिया हुआ है ए इनवर्स का इनवर्स। ओके, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू हमें प्रूव करना है ए। तो देखो, यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हमें कौन सी चीज़ का ज़रूरत है, पहले देखो, ए इंटू ए इनवर्स हमें पता है क्या होता है, ई होता है, ये बात पता है, पहला कंडीशन। ओके, इसको लेके हमें प्रूव करना पड़ेगा ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए है। ओके, तो देखो पहले हम कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, हमें ये चीज़ मालूम है और इसको हमें प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ से देखो, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए है, तो अगर यहाँ पर मैं ए इनवर्स का इनवर्स को बोथ साइड में अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, देखते हैं। देखो पहले यहाँ पर देखो, हमें पता है ए इंटू ए इन सॉरी पेन का चेंज करते हैं, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई है। ओके, तो यहाँ पर बोथ साइड अगर हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स का इनवर्स ओके को बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, हमें क्या पता है, ए इंटू ए इनवर्स का क्या होता है, ई होता है। ओके, ए इंटू ए इनवर्स ई होता है। तो यहाँ पर देखो, ए इनवर्स का ए इनवर्स और ए इनवर्स का इनवर्स दिया हुआ है। ओके, ए की जगह पर ए इनवर्स रख दो, ए इनवर्स की जगह पर ए इनवर्स का इनवर्स रख दो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा टर्म, ये दोनों टर्म मिलके क्या होगा, ई होगा। ओके, तो ई इंटू ए हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, लेफ्ट हैंड साइड का ई इंटू ए हो गया और राइट हैंड साइड का क्या होगा, ई इंटू ए इनवर्स का इनवर्स। ओके, ई इंटू ए इनवर्स का इनवर्स, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर ई है आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इंटू ए करेंगे तो क्या होगा, ए होगा। ओके, ये बात तो क्लियर है। और ई इंटू ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स का इनवर्स। ओके, ये बात भी पूरा क्लियर। तो ए इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स, ये हो गया प्रूफ। अब देखते हैं, ये तुमको मैंने समझा दिया, अब इसको लिखना कैसे है। देखो यहाँ पर ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, यहाँ पर ये थोड़ा दूसरे तरीके से प्रूव किया है, मैंने जो बताया वो तुम्हारा इजी वे है, तुम उसको ही फॉलो कर लेना। ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ई, ए इनवर्स का इनवर्स होता है, और यहाँ पर ए इनवर्स का इनवर्स तुम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना, आराम से तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, यहाँ पर कुछ रिमार्क दिया हुआ है, देखो, द एडिटिव ऑपरेशन माइनस ए इक्वल टू माइनस ए इंटू माइनस ए इक्वल टू ए। देखो, हमने देख लिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, यहाँ पर हमने देखा ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, ए होता है, ये है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में। ओके, वहीं अगर एडिटिव ऑपरेशन की बात करें, एडिशन ऑपरेशन की बात करें, तो यहाँ पर माइनस ए का इन्वर्स क्या होता है, माइनस ऑफ माइनस ए का इन्वर्स हो जाएगा ए। ओके, ये बात क्लियर है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर रिमार्क में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका देखो, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई होता है, दोनों साइड ए इनवर्स का इनवर्स मल्टीप्लाई कर दोगे और ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स ई हो जाएगा, और ई और ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ई ए हो जाएगा, और दूसरे साइड में जो है
ए इन्वर्स का इन्वर्स इंटू ई वो ए इन्वर्स का इन्वर्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तुमको, जनरलाइज करके दिया हुआ है ए बी जनरलाइज फॉर्म, यहाँ पर नहीं, इसको बाद में डिस्कशन करेंगे जनरलाइज फॉर्म का। और दूसरे का प्रूफ देखते हैं अब, उसको भी मैं तुमको पहले समझा देता हूँ। देखो तुम्हें प्रूफ करना है दूसरा वाला का, रुको जस्ट ए मिनट। हाँ, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, इसको रिवर्सियल लॉ भी बोलते हैं। देखो इसको प्रूफ करने का अप्रोच आना चाहिए, प्रूफ तो हो जाएगा। अगर तुम्हें पता है तो तुम आराम से लिख सकते हो, तुम्हें क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका आना चाहिए। सिंस ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इनवर्स ए इनवर्स आर द एलिमेंट ऑफ जी, देयरफॉर देखो मैं तुमको बता दिया था ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी अगर ई आएगा तो हम बोलेंगे उसका इन्वर्स ये है। ओके, अगर ए इन्वर्स इक्वल टू बी ए इन्वर्स इक्वल टू बी है तो ए इंटू बी इक्वल टू ई आना चाहिए। ओके, ये बात क्लियर है। अगर ए इन्वर्स का इन्वर्स अगर बी है तो ए इंटू बी इक्वल टू ई आना चाहिए, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इसलिए देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए बी, और ए बी का इन्वर्स क्या है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो यहाँ पर ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर देखो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर बी इसके साथ आ गया, बी इन्वर्स इसके साथ। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पर बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। ओके, बी इंटू बी इन्वर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, और यहाँ पर बी इन्वर्स की जगह पर हमने आइडेंटिटी को लिख दिया, और यहाँ पर ए इन्वर्स आ गया। फिर से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर ई इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा, और ए इंटू ए इन्वर्स फिर से आइडेंटिटी। तो हमने पहले भाग में देख लिया कि ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स की आइडेंटिटी के इक्वल है। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो सेकंड में हमें फिर से प्रूफ करना पड़ेगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी करना पड़ेगा, क्योंकि बी इन्वर्स ए इन्वर्स का भी इन्वर्स क्या है ए बी है। ओके, उसका इन्वर्स ए बी है, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स करेंगे, तो यहाँ पर बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पर जैसे किया था वैसे ही यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज होगा। बी इन्वर्स ए इन्वर्स का क्या होगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, और बी इन्वर्स लास्ट में आएगा तो बी इन्वर्स इक्वल टू भी आइडेंटिटी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी। ओके, तो यहाँ पर ये देखो मैंने बताया था ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी। सो ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हमें इसको दो तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा। इसका इन्वर्स ये है एक बार प्रूफ करेंगे, और इसका इन्वर्स ये है एक बार प्रूफ करेंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक बार आइडेंटिटी है प्रूफ करना है, और फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, ये बात तुमको प्रूफ करना है। ओके, उसके बाद देखो जनरलाइज्ड रिवर्सियल लॉ। जनरलाइज्ड रिवर्सियल लॉ का मतलब बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन द अबव थ्योरम कैन बी जनरलाइज्ड। सो देखो ए बी इन्वर्स को बी इन्वर्स ए इन्वर्स हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम ए बी सी इन्वर्स निकालेंगे तो सी इन्वर्स ए इन्वर्स बी इन्वर्स होगा। वैसे ही तरीके से अगर ए बी सी डॉट 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 पी, मतलब एक नंबर है जहाँ पर बहुत सारे नंबर को अगर हम निकालेंगे तो पहले पी इन्वर्स आएगा, उसके बाद उसके पहला वाला एलिमेंट, लास्ट में ए इन्वर्स आएगा। ये है उसका जनरलाइज्ड इक्वेशन। ओके, उसके बाद दो रिमार्क्स हैं। इफ़ द कंपोजिशन इज एडिशन, सो अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में तो हमने इन्वर्स का देख लिया, अगर एडिशन है तो दिस कैन बी रिटेन एज माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ए। ये है उसका फॉर्म। ये रिमार्क तुमको याद रखना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इफ जी इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप देन ए बी बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल टू
सॉरी ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स वी इनवर्स। तो यहाँ पर अगर जी एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, सो कम्यूटेटिव ग्रुप क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए है। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी ए है, तो ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स भी होगा और ए इनवर्स बी इनवर्स भी होगा। ए बी इक्वल टू बी ए होने के कारण यहाँ पर ए बी इनवर्स इक्वल टू बी ए इनवर्स सेम ही है। और अगर हम बी ए इनवर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, बी ए इनवर्स ए बी इनवर्स के इक्वल है, तो ए इनवर्स बी इनवर्स आएगा जो कि इक्वल है ए बी का इनवर्स के। ओके, बात समझ में आई। उसके बाद देखो, prove that if G is an abelian group, then for all AB belongs to G and all integers and AB to the power n equal to A to the power n into B to the power n। तो यहाँ पर देखो हमें प्रूव करना है ए बी टू द पावर होल n इक्वल टू ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। तुम्हें एक कॉन्सेप्ट याद होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, उससे हम ये प्रूव करेंगे। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें ये चीज़ प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो देखो पहले प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या प्रूव करते हैं, पहले n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं और n इक्वल टू k के लिए प्रूव करते हैं और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर 3 केस बनाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर n एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, n एक नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है और n 0 भी हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पर 3 केस बनाएंगे। पहले केस 1 में देखो, फॉर n इक्वल टू 0, n को 0 पुट करेंगे। अगर n को 0 पुट करेंगे तो a b टू द पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर वो 1 होता है। ओके, और यहाँ पर a टू द पावर 0 इंटू बी टू द पावर 0, a टू द पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, b टू द पावर 0 भी 1 होगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो फॉर n इक्वल टू 0 ए बी टू द पावर 0 इक्वल टू यहाँ पर a टू द पावर 0 एंड b टू द पावर 0, सॉरी a टू द पावर 0 यहाँ पर केस में, यहाँ पर ग्रुप की थ्योरी में a टू द पावर 0 इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। ये बात याद रखना। हमारे जनरल एल्जेब्रा में, जनरल मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर के पावर को 0 को 1 बोलते हैं, और यहाँ पर ग्रुप थ्योरी में अगर किसी भी नंबर का पावर 0 है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर a टू द पावर 0 इक्वल टू बी टू द पावर 0, अगर आइडेंटिटी इंटू करेंगे तो यहाँ पर a टू द पावर 0 इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, b टू द पावर 0 इक्वल टू भी आइडेंटिटी आएगा। अगर दो आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। ओके, बात क्लियर है। तो यहाँ पर a टू द पावर 0 इक्वल a टू द पावर 0 इंटू बी टू द पावर 0 इक्वल टू ए बी टू द पावर 0। तो n इक्वल टू 0 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, उसके बाद देखो फॉर n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, n ग्रेटर देन 0 के लिए हम पहले n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, n इक्वल टू k के लिए प्रूव करेंगे, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फॉर इफ n इक्वल टू 1 देन a b टू द पावर 1। ओके, a b टू द पावर 1 क्या होता है, a b। ओके, a b टू द पावर 1 क्या होगा, a b इक्वल टू a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 1 है कि नहीं। ओके, फॉर n इक्वल टू 1 ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, n इक्वल टू 1 में ये सेटिस्फाई कर रहा है। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर 1 होगा, x लिख दिया है। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस इज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो पहले n इक्वल टू k में ये भी ट्रू हो रहा है, हमें एज्यूम करना है। ओके, a b टू द पावर k, हमें एज्यूम करना है कि ये a टू द पावर k इंटू बी टू द पावर k होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो a b टू द पावर k इक्वल टू a टू द पावर b, a टू द पावर k एंड b टू द पावर k है। तो अगर हम प्रूव कर देंगे कि a b टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर k प्लस 1 इंटू b टू द पावर k प्लस 1, यही होता है ना तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पर अगर ये ट्रू है तो हमें यहाँ पर k प्लस 1 के लिए हमें ट्रू करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ वी हैव टू शो दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो यहाँ पर देखो a b टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर k प्लस 1 इंटू b टू द पावर k प्लस 1, ये हमें शो करना है। ओके, तो a b टू द पावर k प्लस 1 क्या होगा, यहाँ पर देखो a b टू द पावर k इंटू a b टू द पावर 1 होगा।
ओके, ये बात क्लियर है। ए बी टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए बी टू द पावर के इंटू ए बी। तो यहाँ पर देखो इस ए को इसके साथ रखेंगे और इस बी को इसके साथ रखेंगे। ओके, ए बी टू द पावर के को हमने क्या पढ़ा था, ए टू द पावर के बी टू द पावर के। ये हमें एज्यूम किया था कि ये ट्रू है। ओके, ये ट्रू है हमने एज्यूम किया था। तो ए बी टू द पावर के का वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के होगा। ओके, और एज यूजल ए बी टू द पावर 1 को ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 1 लिखेंगे तो वो ए बी ही है ना। उसके बाद देखो ए टू द पावर के बी टू द पावर के, इसको एक ए को ए के साथ और बी को बी के साथ रखेंगे। ओके, ए टू द पावर के बी टू द पावर के इंटू ए, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस ए को यहाँ तक लाएंगे। ओके, बात समझ में आई। उसके बाद देखो ए टू द पावर के इंटू ए बी टू द पावर के इंटू बी कर दिया। ओके, ए टू द पावर के इंटू ए क्या होगा, ए टू द पावर के प्लस 1। ओके, बी टू द पावर के इंटू बी क्या होगा, बी टू द पावर के प्लस 1। सो दस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। तो यहाँ पर देखो हमने इसको प्रूव कर दिया, तो ये रिजल्ट के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ओके, तो हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमने ये बात प्रूव कर दी। अब फॉर नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हम प्रूव करेंगे। ओके, फॉर एन लेस देन 0, एन लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव इंटीजर। ओके, फॉर एन लेस देन 0 लेट एन इक्वल टू माइनस एम वेयर एम ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पर देखो हम लेंगे फॉर नेगेटिव इंटीजर्स n लेस देन 0 है। ओके, तो n लेस देन 0 है तो n एक नेगेटिव इंटीजर्स है। ओके, n एक नेगेटिव इंटीजर्स है, लेट n इक्वल टू हम लेंगे माइनस एम। ओके, तो n इक्वल टू माइनस एम है, n तो एक नेगेटिव इंटीजर्स है बट यहाँ पर सिर्फ m तो एक पॉजिटिव इंटीजर्स होगा ना, माइनस m की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ m की बात कर रहा हूँ। तो m एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, बात क्लियर है। बट माइनस एम एक नेगेटिव इंटीजर है, ये बात क्लियर है होना चाहिए। तो n इक्वल टू माइनस एम है। ओके, और यहाँ पर m एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, सिर्फ m, मैं माइनस m की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ m एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर m इक्वल टू माइनस एम और m ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ ए बी टू द पावर n इक्वल टू ए बी टू द पावर माइनस एम होगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए बी टू द पावर माइनस एम को हम ए बी टू द पावर एम उसका इन्वर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पर माइनस एम आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो ए बी टू द पावर माइनस एम है, यहाँ पर ए बी टू द पावर माइनस एम को इसको हमने लिख दिया ए बी टू द पावर एम उसका इन्वर्स। तो यहाँ पर देखो ए बी टू द पावर एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, और यहाँ पर देखो ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम है, तो यहाँ पर इसको अगर हम ए बी मान लें तो ए बी का इन्वर्स दिया है तो उसका हमने क्या पढ़ा था, बी इन्वर्स ए इन्वर्स पढ़ा था। तो यहाँ पर बी इन्वर्स बी एम का इन्वर्स और यहाँ पर ए एम का इन्वर्स हो जाएगा। ओके, उसके पहले प्रॉपर्टी में हमने देखा था। उसके बाद देखो उन दोनों का इन्वर्स हो गया। उसके बाद ए बी टू द पावर एम को हमने ए बी टू द पावर एन को हमने एक्सप्रेस किया ए बी टू द पावर माइनस एम। उसके बाद एम को हमने अंदर लाया और माइनस 1 को बाहर रखा, और यहाँ पर ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम किया उसका प्रॉपर्टी के हिसाब से। उसके बाद देखो उसका इन्वर्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से बी इन्वर्स और ए इन्वर्स कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बी टू द पावर माइनस एम और ए टू द पावर माइनस एम होगा अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो। और यहाँ पर देखो ए टू द पावर माइनस एम बी टू द पावर माइनस एम है, तो यहाँ पर ए टू द पावर माइनस एम और बी टू द पावर माइनस एम को हम उल्टा भी लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ये बात तो क्लियर है। तो यहाँ पर उसी तरह से हमने बी टू द पावर माइनस एम और ए टू द पावर माइनस एम को ए टू द पावर माइनस एम और बी टू द पावर माइनस एम के इक्वल लिख सकते हैं। उसके बाद देखो ए टू द पावर माइनस एम का वैल्यू क्या है, माइनस एम का वैल्यू हमने क्या लिया था, लेट एन इक्वल टू माइनस एम हमने लिया था। ओके, एन इक्वल टू माइनस एम लिया था, तो यहाँ पर ए टू द पावर एन आ जाएगा, माइनस एम की जगह पर एन आएगा। तो
और माइनस m की जगह फिर से b के पावर में n आ जाएगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि a b टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n फॉर ऑल n इक्वल टू माइनस m। ओके, बात क्लियर है। उसके बाद देखो, हेंस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z वी कैन राइट a b टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। ये बात क्लियर है। ओके, उसके बाद देखो, एक डेफिनेशन है, इन ए ग्रुप द टू कैंसिलेशन लॉ होल्ड a b c बिलोंग्स टू g देन a c इक्वल टू b c दिस इज इम्प्लाइज a इक्वल टू b राइट कैंसिलेशन लॉ a b इक्वल टू a c दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू c लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर a b c बिलोंग्स टू g कर रहा है, सो a b c तीन एलिमेंट है एक ग्रुप g का, सो ए सी इक्वल टू बी सी है, एक टर्म आएगा ए सी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पर हम सी को कैंसिल कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो सी को अगर क्लियर करेंगे तो ए इक्वल टू बी आएगा। तो देखो यहाँ पर सी किस तरफ है, राइट तरफ है। ओके, एक कॉमन टर्म किस तरफ है, लेफ्ट तरफ है या राइट तरफ है, राइट के तरफ है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम कैंसिल कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। ओके, जहाँ जिस साइड से कैंसिल हो रहा है उसको बोलेंगे उसी साइड का कैंसिलेशन लॉ। यहाँ पर राइट कैंसिलेशन लॉ है। ओके, उसके बाद देखो, ए बी इक्वल टू ए सी है। तो यहाँ पर देखो, ए बी इक्वल टू अगर ए सी है तो यहाँ पर एक ए दोनों तरफ कॉमन है। ए किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बी इक्वल टू सी आ जाएगा। और ये लेफ्ट साइड में कैंसिल हो रहा है तो इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे। ओके, और एक होता है क्रॉस कैंसिलेशन लॉ, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर दो साइड डिफरेंट होंगे तो वो भी कैंसिल हो सकते हैं। ये जनरल मल्टीप्लिकेशन की तरह है, मतलब a इंटू बी इक्वल टू a इंटू सी है, तो यहाँ पर a कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ नाम दिया है कि राइट कैंसिलेशन लॉ और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और एक क्रॉस कैंसिलेशन लॉ है। क्रॉस कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, अगर a इंटू सी इक्वल टू सी इंटू बी होगा तो c यहाँ पर एक तरफ लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, तो यहाँ पर दो साइड में भी कैंसिल हो सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस कैंसिलेशन लॉ। ओके, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सो दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स देन जी इज एबिलियन। देखो, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका आना चाहिए। तो देखो, सो दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी हैज इट्स ओन इनवर्स। तो यहाँ पर देखो, अगर हम एक एलिमेंट लेंगे ग्रुप जी का, अगर मैं लेता हूँ ए एक एलिमेंट है। ओके, ए एक एलिमेंट है तो उसका ओन इनवर्स, ओके, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी हैज इट्स ओन इनवर्स देन जी इज एबिलियन। ओके, तो ए इक्वल टू ए इनवर्स हमें गिवन है। अगर हम बी एक एलिमेंट लेंगे तो बी इक्वल टू बी इनवर्स होगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, देखो, देन हमें प्रूफ करना है कि जी एक एबिलियन ग्रुप है। जी एक एबिलियन ग्रुप का मतलब ए बी इक्वल टू बी ए हमें प्रूफ करना है। देखो, क्वेश्चन का अप्रोच समझो। पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें उससे लेके कैसे इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। पहले दिया है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी हैज इट्स ओन इनवर्स, सो ए इक्वल टू ए इनवर्स होगा, बी इक्वल टू बी इनवर्स होगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, अगर ए बी हम एलिमेंट लेंगे, हमें जो दिया हुआ है, तो ए बी का इन्वर्स अगर, ओके, तो यहाँ पर देखो लास्ट में, अगर ए बी का इन्वर्स अगर हम बी ए फाइंड कर देते हैं, ओके, ए बी इक्वल टू ए बी का इन्वर्स होगा। देखो, एक एलिमेंट है ए का इन्वर्स मतलब ए उसके इन्वर्स के बराबर है, ए इक्वल टू ए इन्वर्स। ओके, बी एक एलिमेंट है, सो बी का इन्वर्स बी के बराबर है, बी इक्वल टू बी इन्वर्स। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, ए बी इन्वर्स है, अगर ए बी एक एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा, ए बी के इन्वर्स के बराबर। ओके, सो ए बी इक्वल टू बी ए को प्रूव करने के लिए हमें देखो इसका हेल्प लेना पड़ेगा। ए बी इक्वल टू ए बी इन्वर्स, ये बात क्लियर है, एक एलिमेंट है, सो ए बी इन्वर्स को हम बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिख सकते हैं। ओके, बी इन्वर्स ए इन्वर्स है, बी इन्वर्स किसके बराबर है, बी के बराबर, ए इन्वर्स किसके बराबर है, ए के बराबर, सो ए बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा। देखो कैसे प्रूव करना है। गिवन दैट एवरी एलिमेंट
गिवन दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इट्स ओन इनवर्स, क्लेम जी इज एबिलियन। हमें प्रूव करना है जी एक एबिलियन ग्रुप है। ओके, सो ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, इट इज द कंडीशन ऑफ द एबिलियन ग्रुप। ओके, तो ए बी बिलोंग्स टू जी करेगा तो ए इंटू बी बिलोंग्स टू जी करेगा, ये तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। ओके, उसके बाद देखो ए इक्वल टू ए इनवर्स एंड बी इक्वल टू बी इनवर्स, ये तुम्हें गिवन है। ओके, सो ए बी होगा ए बी इनवर्स के बराबर। ओके, ये भी गिवन है क्योंकि एक एलिमेंट का दिया हुआ है, ए बी एक एलिमेंट हो सकता है जी में। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। ओके, उसके बाद देखो नाउ ए बी इक्वल टू ए बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स को हम बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकते हैं। बी इनवर्स किसके बराबर है, बी के बराबर। ए इनवर्स किसके बराबर है, ए के बराबर। सो यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी आ जाएगा। सो यहाँ पर जी एक क्या है, ए बी इक्वल टू बी है तो जी एक एबिलियन ग्रुप है। ओके, इजीली प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद देखो इन ए ग्रुप जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी देन जी इज एबिलियन। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन को फिर से कैसे अप्रोच करेंगे, एबिलियन को प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू बी ए प्रूव करना है। ओके, ये बात क्लियर है, ए बी इक्वल टू बी ए प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का अप्रोच तरीका आना चाहिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई है, अगर मैं एक एलिमेंट लूँ ग्रुप जी में तो ए का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा। अगर एक और एलिमेंट मैं लूँ ग्रुप जी में बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो अगर मैं एक और एलिमेंट लूँ ए बी, ओके, वही तरह से अप्रोच करना है। ए बी को अगर हम बी ए प्रूव कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये एक एबिलियन ग्रुप है। ए बी लेंगे तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो ए बी का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं। देखो लेट ए बी बिलोंग्स टू जी एंड ए स्क्वायर इक्वल टू ई एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ई, दो एलिमेंट लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू जी करेगा तो ए बी भी बिलोंग्स टू जी करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखो ए बी का स्क्वायर हम ई लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी। ओके, तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर मत लिख देना, मतलब तुम्हारा अप्रोच थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। तुम्हें पहले ए बी इक्वल टू बी ए प्रूव करने के लिए एक सही अप्रोच चाहिए। देखो ए बी इंटू ए बी कर सकते हैं। उसके बाद देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ए स्क्वायर इक्वल टू ई है और बी स्क्वायर इक्वल टू ई है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर दो ए हैं, यहाँ पर भी दो बी है, तो ये ई इस तरफ का टर्म को हम ई प्रूव कर सकते हैं। इस तरफ का टर्म को हम ई प्रूव करेंगे तो यहाँ पर देखो इस तरफ पर भी ई आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूँ किसी भी तरह से तो यहाँ पर भी मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूँगा और ये दोनों तो मल्टीप्लाई होके ई हो जाएंगे। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे हम, पहले ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ई है, दोनों साइड पहले ए मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यहाँ पर दोनों साइड अगर हम ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ए इंटू ए होगा और ये दोनों ई इंटू ए हो जाएगा, इस साइड में ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ए इंटू ई तो ए ही हो जाएगा ना, ई किसी भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर को हमने क्या देखा था, ई बोल के गिवन था। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो दोनों साइड में हम राइट साइड में बी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर बी मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर बी आ जाएगा। क्वेश्चन का अप्रोच समझना पड़ेगा। ओके, अगर हम राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर ई हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा। ओके, तो देखो मैं फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ई है और बी स्क्वायर इक्वल टू बी ई है, तो हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पर हमने ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ई हम लिख सकते हैं क्योंकि ए बी एक एलिमेंट है। ओके, उसके बाद देखो ए बी का होल स्क्वायर को हम ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं। ए बी इंटू ए बी लिखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर दो ए हैं और दो बी हैं। ओके, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये टर्म हो सकता है। उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू अगर हमें बी ए करना है तो इन दोनों को कैंसिल करके इन दोनों टर्म को हमें लाना पड़ेगा। इन दोनों टर्म को लाने के लिए यहाँ पर इस ए को सेपरेट कर देंगे, यहाँ पर ए बी हो जाएगा यहाँ पर, और दोनों साइड में ए बी बारीकी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो पहले
ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड से और बी को राइट साइड से। ओके, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक टर्म आएगा और यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों तरफ एक एक टर्म हो जाएंगे। सो ए बी इक्वल टू बी ए लास्ट में हमारा प्रूफ हो जाएगा। और ये अगर ए बी इक्वल टू बी ए है सो एक जी इज एन एबिलियन ग्रुप होगा। ओके, बात क्लियर। उसके बाद देखो यू एन यूनिटरी ग्रुप, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन। अगर मैंने 10 का एग्जाम्पल तुम्हें बताया था। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एग्जाम्पल है। यहाँ पर यू एन इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। यू 10 का मैंने यहाँ पर देखो कल बताया था, यू 10 1 3 7 9, इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, हेंस जीसीडी ऑफ 1 जीसीडी इच 1। सो यहाँ पर देखो सभी रिलेटिवली प्राइम है, इसके लिए जीसीडी सबका 1 होगा। 10 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर ये Z10 का सेट है। ओके, Z10 का सेट है। यहाँ पर देखो, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि एक प्रूफ है यहाँ पर यू एन एक ग्रुप है और ग्रुप है बोल के हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, अंडर द मॉडुलस 10। ओके, यहाँ पर मॉडुलस 10 का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 10 है ना, जो हमने पढ़ा था। यहाँ पर ये वाला ग्रुप, ये तो हमने पढ़ा था ना, मॉडुलो मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 10 के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, वही बात है, यहाँ पर वही प्रूफ है। तो यहाँ पर देखो, पहले 7 इंटू 3 इक्वल टू 21। यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 9 9, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3, यहाँ पर टेबल को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका फिर से बता रहा हूँ। 9, 7 इंटू 3 21, तो यहाँ वो 1 हो जाएगा। 9 इंटू 3 27, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा। ओके, इसको मैंने तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ओके, यहाँ पर वही चीज़ है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिटी क्या होगा? आइडेंटिटी में मैंने तुमको बताया था जो एलिमेंट रिपीट होगा। यहाँ पर रिपीट कौन सा हो रहा है? पहले ही रो का रिपीट हो रहा है, 1371 1371। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा। इसको मैंने तुम्हें बताया था, एक्सप्लेन किया था। ओके, इन्वर्स क्या होगा? सबका इन्वर्स तुम्हें निकालना मैंने बता दिया था। उसके बाद तुम्हारे लिए एक होमवर्क है यहाँ पर। ओके, तुम्हें प्रूव करना है द सेट 5 15 25 35 इच एन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40। ये तुम्हें पता है ना? ओके, तो यहाँ पर तुम इसको कैसे प्रूव करोगे? देखो कैसे प्रूव करना है इनको। केले टेबल कंस्ट्रक्ट करना, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 लिखना और उसके बाद सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखना। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल तो बता दिया है, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसका एग्जाम्पल का आंसर कर दूंगा। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे स्पेशल लीनियर ग्रुप और जनरल लीनियर ग्रुप। ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्पेशल लीनियर ग्रुप और जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है? देखो, इफ जनरल लीनियर ग्रुप को हम लिखते हैं GL2R। ओके, इसको ऐसे लिखते हैं कि GL2R। ओके, तो जनरल लीनियर ग्रुप सेट ऑफ ऑल 2 into 2 matrices with entries from real number and नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। ओके, तो यहाँ पर GL2R एक ग्रुप होता है, जनरल लीनियर ग्रुप बोलते हैं। तो इनका कंडीशन क्या है? ये एक 2 into 2 मैट्रिक्स है। GL2R, यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 into 2 मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ पर एक कोई भी 2 into 2 मैट्रिक्स है। ओके, जिसमें उसका एंट्रीज किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं एंट्रीज। ओके, तो यहाँ पर 2 into 2 मैट्रिसेस विथ एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर, उसका एंट्रीज क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उसका डिटर्मिनेंट। ओके, उसका डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। ओके, ये बात क्लियर होना चाहिए। तो हम अब प्रूफ करेंगे कि जनरल लीनियर ग्रुप, ओके, एक सेट है तो उसको हम ग्रुप बोल के प्रूव करेंगे।
तो पहले देखो यहाँ पर ए बी सी डी मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, उसमें ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर में बिलोंग्स करेंगे, और जनरल लीनियर ग्रुप का कंडीशन हम पुट करेंगे कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। देन GL2R form a group under matrix multiplication. Okay, GL2R is called general linear group of 2 into 2 matrices over R. Okay, यहाँ पर देखो पहले देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, ए बी हमने 2 मैट्रिक्स ले लिया, जो कि है 2 into 2 मैट्रिक्स ले लिया, ए और बी। अगर हम एक 2 into 2 मैट्रिक्स के साथ और एक 2 into 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक 2 into 2 मैट्रिक्स होगा। ओके, बात क्लियर है। तो यहाँ पर लेट ए बी बिलोंग्स टू GL2R, तो डिटर्मिनेंट ऑफ देखो 2 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक 2 into 2 मैट्रिक्स होगा। उसके बाद अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी नॉन जीरो होता है। ये डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो ए बी बिलोंग्स टू GL2R बिकॉज product of 2 into 2 matrix over R is also a 2 into 2 matrix over R, and determinant of AB equal to determinant of A into determinant of B which is not equal to 0। बात समझ में आई। उसके बाद देखो, उसके बाद है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, A इंटू बी इंटू सी। ओके, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और A इंटू बी इंटू सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई क्या है करता है। ये क्लास 12 मैट्रिक्स में तुमने पढ़ा होगा। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, मैट्रिक्स के केस में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 0 0 1 होता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अगर हम इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही मैट्रिक्स आता है। ओके, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ओके, यहाँ पर ई है 1 0 0 1 मैट्रिक्स। ओके, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द GL2R। ओके, इनवर्स का क्या है देखो, इनवर्स का हमने क्लास 12 में पढ़ा था। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्लास 12 में हमने पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, पहले माइनर निकालते हैं, उसके बाद कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर्स का इनवर्स को अरेंज करेंगे तो आ जाता है तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डी माइनस बी सी, एडजॉइंट ऑफ ए तुमको निकालना आता है। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी ए। ओके, क्लास 12 में है एडजॉइंट ऑफ ए। उसको अगर तुम्हें पता नहीं है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा स्पेशली एडजॉइंट ऑफ ए पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए डी माइनस बी सी को सभी जगह पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पर इसको हमें शो करना है कि इसका भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर देखो ए डी माइनस बी सी हो जाएगा और नीचे में ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 बाई ए डी माइनस बी सी विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो आ रहा है, सो यहाँ पर इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, ए इनवर्स बिलोंग्स टू GL2R, हेंस ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इनवर्स ए। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो कम्यूटेटिव। सो यहाँ पर हमने देखा कि मैट्रिक्स के केस में ए इंटू बी करेंगे तो बी इंटू ए कभी आता है क्या, नहीं आता। सो इसको लिख सकते हैं, इट इज़ नॉन एबिलियन ग्रुप बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट नेसेसरीली कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नेसेसरी नहीं है कि ये कम्यूटेटिव है। ओके, कभी कभी अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन केस आ जाता है कम्यूटेटिव, वरना बहुत रेयर केस में आता है कम्यूटेटिव। वरना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कोई भी अगर हम मैट्रिक्स लेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखो, GL2R को मैं तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ। GL2R एक जनरल लीनियर ग्रुप है। ओके,
जिसका डिटर्मिनेंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और एक 2x2 मैट्रिक्स है, और उसका एंट्रीज क्या होना चाहिए, रियल नंबर। ये बात क्लियर है। अगर हमें उसको एक ग्रुप प्रूव करना है तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, देखो अगर ए एक मैट्रिक्स है, बी भी एक 2x2 मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लीकेशन ए बी एक 2x2 मैट्रिक्स होगा। उसके बाद अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी उनका मल्टीप्लीकेशन भी नॉन जीरो होगा। तो ए बिलोंग्स टू जी है, बी बिलोंग्स टू जी है, ए बी बिलोंग्स टू जी कर रहा है, GL2 आ रहा है। ओके, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद हमें देखना है इन्वर्स की तरफ देखने से 1 बाय ए इन्वर्स ए इन्वर्स का वैल्यू आता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो इन्वर्स फाइंड करेंगे और इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद कम्यूटेटिव की बात करें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव, सो इट इज ऑलवेज ए ग्रुप नॉट ए कम्यूटेटिव और एबिलियन ग्रुप। ओके, उसके बाद देखो स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या होता है। स्पेशल लीनियर ग्रुप को हम जनरल लीनियर ग्रुप बोल सकते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट 1 होगा। तो वहाँ पर क्या कंडीशन था कि जनरल लीनियर ग्रुप का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, और यहाँ पर स्पेशल लीनियर ग्रुप में उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होगा। ओके, to prove that the set of all 2x2 matrix with entries from R and let determinant of 2x2 matrix equal to 1 is a group under multiplication। तो स्पेशल लीनियर ग्रुप किसको बोलेंगे कि एक 2x2 मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर वही तरह से हम प्रूव करेंगे कि डिटर्मिनेंट को वहाँ पर हमने नॉन जीरो दिखाया था और यहाँ पर डिटर्मिनेंट को हम यहाँ पर 1 दिखाएंगे। ओके, सो क्लोजर में देखेंगे अगर ए बी बिलोंग्स टू जी है, मतलब ए बी बिलोंग्स टू SL2 हार है, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना है, 1 है, बी का डिटर्मिनेंट भी 1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 1। फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ई। ये बात हमें पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में। ओके, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है, 1 है, 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर ए बी का भी डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, 1 है, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो एसोसिएटिव में देखेंगे, एसोसिएटिविटी में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ये हमने देखा था। और यहाँ पर ए इंटू बी इंटू सी करेंगे तो ए इंटू बी इंटू सी आ जाएगा। ओके, आइडेंटिटी के लिए क्या है, 1 0 0 1 को हमने आइडेंटिटी में देखा है मैट्रिक्स के सभी केस में। तो यहाँ पर 1 0 0 1 देखो उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 0 0 1 का ये भी 1 होता है। ओके, इसका डिटर्मिनेंट भी 1 होता है। तो यहाँ पर फॉर एनी मैट्रिक्स ए 2x2 आर ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए इंटू ई इक्वल टू ई इंटू ए इक्वल टू ए है। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई भी हमने 1 प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर आई भी स्पेशल लीनियर ग्रुप के अंडर आ रहा है क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 1 है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद देखो इन्वर्स एलिमेंट, इन्वर्स के केस में हमने क्लास 12 में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर किसी का डिटर्मिनेंट 1 है तो वो हमेशा इन्वर्टिबल होता है। ओके, देखो लेट ए बिलोंग्स टू SL2R स्पेशल लीनियर ग्रुप द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। ओके, सो ए इज इन्वर्टिबल एंड ए इन्वर्स इज ऑल्सो ए 2x2 मैट्रिक्स, सो इट इज ए रियल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमने क्लास 12 में पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स अगर डिटर्मिनेंट 1 हो जाता है तो उसका वैल्यू भी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है, तो 1 बाय 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, ये क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखो सो इन्वर्स इज एग्जिस्ट, तो उसका ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट भी हमने 1 निकाल लिया और वो स्पेशल लीनियर ग्रुप के अंडर आ रहा है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, हेंस SL2R इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, उसके बाद है सो दैट द सेट G इक्वल टू 5 15 25 इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40। ये जो मैंने तुम्हें केले टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने तुमको होमवर्क दिया था वही नंबर है, उसका एक्सप्लेनेशन है। ये बहुत फालतू एक्सप्लेनेशन है, तुम अपने केले टेबल के हिसाब से ही कर लेना, ये बहुत इजी होता है। ओके, उसके बाद देखो U18 यूनिटरी 18, U18 का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल लेस देन n and which are relatively prime to n। तो 1 5 7 11 13 17 होगा।
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पर ये 518 इक्वल टू 6 होगा। तो यहाँ पर ये 518 का मतलब होता है यूलर्स 5 फंक्शन। ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम नंबर थ्योरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको अब हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, यहाँ पर 6 है। ओके, तो यहाँ पर 518 का वैल्यू भी 6 आता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बट वी आर इंटरेस्टेड इन सब ग्रुप। तो यहाँ पर हम सब ग्रुप पढ़ रहे हैं, ना कि यूलर्स 5 फंक्शन। ओके, यहाँ पर तुम नंबर्स ऑफ एलिमेंट यहाँ पर निकालने के लिए यूलर्स 5 फंक्शन का नहीं, तुम नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन n एंड विच आर रिलेटिवली प्राइम टू n, ये तरीका यूज़ करके तुम इसका वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने तुमको U10 बताया था। ओके, वैसे ही इसको निकालना है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ A इक्वल टू 3444 व्हेन f इक्वल टू Z5 ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर A का इन्वर्स हमें निकालना होगा। ओके, A का इन्वर्स निकालने के लिए 1/A डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ग्रुप थ्योरी के हिसाब से इन्वर्स निकालना होगा। और यहाँ पर हमें Z5 दिया हुआ है। ओके, Z5 मतलब Z5 का एलिमेंट क्या होता है, 0 से लेकर 4 तक। ओके, यहाँ पर हमें एक सेट दिया हुआ है Z5 का 0 से लेकर 4 तक एलिमेंट है, ये भी मैंने तुमको बताया था। ओके, तो यहाँ पर देखो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, Z5 इक्वल टू 0 1 2 3 4। ओके, उसके बाद देखो A इनवर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालने के लिए 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 16। ओके, 12 माइनस 16 इक्वल टू -4। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा -4 आ गया, कितना Z5 है तो मोडुलो 5 होगा। ओके, -4 मोडुलो 5 ये कितना होगा, -4 मोडुलो 5 कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये बहुत बेकार स्टेप किया हुआ है, इसको ध्यान मत दो। -4 मोडुलो 5 इक्वल टू 1 मोडुलो 5 होता है। ये बात तुमको पता है या नहीं पता। देखो -4 मोडुलो 5 जिसका भी मोडुलो मतलब माइनस का निकालना है उसको उसी नंबर के साथ माइनस कर देना है। ओके, 5 -4 मोडुलो 5 है तो 5 - 4 कर देना, 1 है। ओके, अगर तुम्हें -3 मोडुलो 5 निकालना होता तो 5 - 3 कर देते, 2 हो जाता। अगर तुम्हें -1 मोडुलो 5 निकालना था तो 5 - 1 कर देते, 4 हो जाता। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो -4 मोडुलो 5 का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट A इक्वल टू, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A को हम -4 की जगह 1 भी लिख सकते हैं। ओके, अगर मोडुलो 5 का ऑपरेशन दिया हुआ है तो। ओके, तो इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आ जाएगा, देखो A का डिटर्मिनेंट आ जाता है 1, A इनवर्स का 1 का इनवर्स क्या होगा, वही 1 होगा। ओके, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर इनवर्स का भी 1 आएगा। ओके, एडजॉइंट ऑफ A को निकालने के लिए हम देखो एडजॉइंट ऑफ A फिर किससे निकालते हैं, माइनर और कोफैक्टर के केस में। ओके, माइनर और कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेना। ओके, एडजॉइंट ऑफ A हमारा यहाँ पर आ जाएगा -4 4 3। ओके, तो यहाँ पर देखो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/1। ओके, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A ये है और उसका मॉडुलस 5 है। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो जो माइनस वाला टर्म है उसको प्लस कर देना है मॉडुलस के केस में। ओके, तो -4 मोडुलो 5 मैंने तुमको क्या बताया था, उसको इससे माइनस कर देना, 5 - 4 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ओके, तो उसका मॉडुलस 5 है। तो यहाँ पर हमने उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर 1 × 1 था, उसके साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। तो 4 1 1 3 इज मोडुलो 5 इज द इन्वर्स ऑफ A। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में देखो तुमको दिखा दिया है, ये इसका इन्वर्स है। तो इन दोनों को A × A इन्वर्स करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ये मैंने प्रूव कर दिया है। देखो यहाँ पर A × A इन्वर्स कर दिया, ये A का वैल्यू, ये A इन्वर्स का वैल्यू, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कर दिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी है ना, A × A इन्वर्स कर देंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो A × A इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी आएगा। ये मैंने तुमको
बताऊंगा। ओके, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, इसको हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। अगर ए बी बिलोंग्स टू जेड विथ बी ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो यहाँ पर देखो, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं तुमको बता देता हूँ। अगर ए बी बिलोंग्स टू जेड बी ग्रेटर देन 0, ओके, अगर ए बी बिलोंग्स टू जेड होगा, ए बी दो इंटीजर होंगे, वो बिलोंग्स टू, अगर जेड है, ए बी बिलोंग्स टू जेड है, अगर बी ग्रेटर देन 0 है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। तो हम उस ए बी को, बी ग्रेटर देन 0 है तो हम टू इंटीजर्स होगा क्यू एंड आर। ये डिविजन एल्गोरिदम में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी चैप्टर में, क्यू एंड आर। सो ए को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। ओके, तो यहाँ पर देखो, इसको मैं इजीली तुमको समझाता हूँ। अगर ए को हम बी से डिवाइड करेंगे, ओके, ए को हम बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ कोशिएंट आता है यहाँ पर, और यहाँ पर लास्ट में कुछ रिमाइंडर आता है। ओके, तो यहाँ पर क्यू एंड आर दो इंटीजर्स होंगे, और ए और बी भी दो इंटीजर्स होंगे। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू क्यू प्लस आर। ओके, ये हमने बचपन में पढ़ा था। ओके, यहाँ पर ए इंटू बी इंटू क्यू प्लस आर। ओके, तो यहाँ पर ये होता है डिविजन एल्गोरिदम, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझ लेना थोड़ा थोड़ा। अगर बी डिवाइड्स करेगा ए को, देयर एग्जिस्ट आर सच दैट ए इक्वल टू आर बी। तो यहाँ पर देखो, ए डिवाइडेड बाय बी अगर हम करेंगे, ओके, ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे तो यहाँ पर बी इंटू के इक्वल टू ए आएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं 6 डिवाइडेड बाय 3 करूँगा, ओके, 6 डिवाइडेड बाय 3 करूँगा, तो यहाँ पर क्या, 6 इंटू 2, ओके, 6 इंटू 2 इक्वल टू 3 होता है। ओके, यहाँ पर 6 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 6 को तुम एज्यूम कर लो ये ए है, और यहाँ पर 3 को एज्यूम कर लो ये बी है। ओके, यहाँ पर एक सम इंटीजर्स ले लो, यहाँ पर कुछ इंटीजर पी ले लो। ओके, और यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आर ले लो। ओके, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मैं ए मतलब 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 में लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ए इक्वल टू बी इंटू पी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर देखो 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, ये बात क्लियर है। तो अगर बी डिवाइड्स कर रहा है ए को, इफ देयर एग्जिस्ट आर सच दैट ए इक्वल टू आर बी, यहाँ पर आर एक इंटीजर्स है ना कि रिमाइंडर, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर अगर कोई इंटीजर्स बी डिवाइड कर रहा है ए को, तो हम उसको ए इक्वल टू बी इंटू सम इंटीजर्स लेट के यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, ये डिविजन एल्गोरिदम में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर जीसीडी ऑफ ए बी इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, then GCD of AB equal to D if D divided by D divides A and D divides B. If K divides A and K divides D, then K less than equal to D. तो यहाँ पर देखो GCD के केस में, ये भी तुम्हारा एक चैप्टर है GCD, तुम्हारा मैं पढ़ाऊंगा तुमको नंबर थ्योरी में भी। तो यहाँ पर देखो GCD में GCD ऑफ ए बी इक्वल टू अगर D है, ओके, तो देखो अगर तुम्हें दिया हुआ है, देखो जीसीडी ऑफ अगर हम 5 और 10 निकालेंगे, ओके, तो यहाँ पर देखो 5 और 10 है तुम्हारे पास। ओके, उसका जीसीडी क्या है, 5 है। ओके, अगर उसका जीसीडी 5 है तो 5 डिवाइड्स कर रहा है 5 को, और 5 डिवाइड्स कर रहा है 10 को, तो भी तो उसका जीसीडी 5 है। ओके, तो अगर ए बी का जीसीडी अगर डी है, डी एक नंबर है, तो D डिवाइड्स करेगा A को, D डिवाइड्स करेगा B को। अगर 5 और 10 का GCD 5 है तो 5 डिवाइड करेगा 5 डिवाइड करेगा 5 को, 5 डिवाइड करेगा 10 को। ओके, ये बात क्लियर है। अगर K डिवाइड्स A एंड K डिवाइड्स D, देन K इज लेस देन इक्वल टू D। ओके, तो यहाँ पर देखो अगर एक नंबर K होगा तो वो अगर A को डिवाइड करेगा तो वही नंबर अगर A B का GCD D को डिवाइड करेगा तो K लेस देन इक्वल टू D होगा। यही सब चीज़ हम जीसीडी में डिटेल पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर ग्रुप में कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
अगर ए एंड बी आर टू को प्राइम इफ जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1। ये भी हम जीसीडी में ही डिटेल में पढ़ेंगे, इसका प्रूफ भी है। ओके, इफ पी इज ए प्राइम देन पी डिवाइड्स ए बी देन पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी। ये भी तुम्हें यहाँ पे अभी देख लो, अगर p एक प्राइम नंबर है तो p डिवाइड्स ए भी करेगा, तो p डिवाइड्स ए भी करेगा, p डिवाइड्स b भी करेगा। ये हम डिटेल नंबर थ्योरी में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तुमको कुछ जीसीडी के लिए बेसिक बता दिया है। उसके बाद देखो, सो दैट Zn इज ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। Zn क्या है? एडिशन मोडुलो m, जो हमने ये पढ़ा था, एडिशन मोडुलो m। तो ये एक ग्रुप है, हमें प्रूव करना पड़ेगा। ओके, प्रूव करने के लिए क्या, क्लोजर एसोसिएटिव पूरा दिखा देंगे और क्या पड़ेगा। देखो क्लोजर में क्या होगा, अगर ए बी दो एलिमेंट है Zn में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, a प्लस एन प्लस बी इक्वल टू रिमाइंडर ऑब्टेन्ड। देखो इसको मैं तुमको बताता हूँ, इतना तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो a प्लस बी, ओके, मॉड m है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते थे, a प्लस बी को ऐड करते थे, उसके बाद उसको ऐड करने के बाद यहाँ पर m से डिवाइड करते थे, अगर जो रिमाइंडर आएगा उसका वो आंसर होता था। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आता था, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे और m से डिवाइड करेंगे। तो a प्लस बी अगर दो इंटीजर्स हैं तो उसको प्लस करेंगे तो वो भी एक इंटीजर आएगा, उसको m से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, और वो रिमाइंडर जीरो से m तक लाया करता था। ये बात क्लियर है। तो r इज ए रिमाइंडर विच इज लाइज बिटवीन 0 to m। ओके, तो यहाँ पर 0 से m तक लाई करेगा, तो r भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पर a मोडुलो m मतलब Zn, तो एडिशन मोडुलो m वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर देखो लिखा है, अगर ए बी बिलोंग्स टू Zn करेगा देन a प्लस एन, ए एडिशन मोडुलो n, बी रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन डिवाइडेड बाय a प्लस बी दैट इज a प्लस बी इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। यहाँ पर डिविजन एल्गोरिदम का लिख दिया है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, where r is the remainder obtained by when the addition of a plus b which and is divided by m, so r lies between 0 to m। okay, so Zn is a Zn is satisfy closure property, so Zn satisfy closure property। okay, यहाँ पर तुम ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर डिविजन एल्गोरिदम का यूज किया गया है, तुम बिना डिविजन एल्गोरिदम के वैसे ही लिख सकते हो। लिखना, अगर ए बी बिलोंग्स टू Zn है तो a प्लस बी मॉड m, ओके, a प्लस एडिशन मोडुलो का साइन दे देना और b लिख देना, इक्वल टू r व्हेन वेयर r इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय m, r इज एन इंटीजर, सो a प्लस b बिलोंग्स टू करेगा जी मतलब Zn में, सो इट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी मोड m इक्वल टू, ये हमने पहले भी देख चुके हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मैंने तुमको दिखाया था, अगर केले टेबल में देखो यहाँ पर दिखाया था कि कैसे सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये ऑलवेज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, वैसे ही तुम लिख देना, a प्लस बी प्लस सी को एक बार लिखना और a प्लस बी को एक बार लिखना, उसके साथ प्लस कर देना, इट सेटिस्फाई क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख देना, सिर्फ हो जाएगा। उसके बाद देखो आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, जीरो इज द आइडेंटिटी केले टेबल के केस में, तो यहाँ पर जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर जीरो भी बिलोंग्स टू करेगा Zn में, सो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स का हमने पढ़ा था, देखो एक यहाँ पर Zn का इनवर्स ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं एक एलिमेंट a लेता हूँ, ओके, आइडेंटिटी यहाँ पर कितना है, Zn के केस में 0 है। ओके, अगर मैं एक एलिमेंट a लेता हूँ, उसके साथ एडिशन मोडुलो करूँगा n माइनस a को। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो n माइनस a को अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा तो a प्लस n माइनस a कितना होगा, n हो जाएगा, और n को n से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर एक एलिमेंट a हमने लिया तो उसका इन्वर्स कितना हो जाएगा, n माइनस a हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो उसको n से डिवाइड करूँगा तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0
वेयर जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो किसी भी एलिमेंट का अगर हमें इन्वर्स है तो इन्वर्स निकालना है तो वो n माइनस ए हो जाएगा। अगर एक एलिमेंट है Zn में तो उसका इन्वर्स n माइनस ए होगा। बात क्लियर है? अगर जीरो है तो ए अगर जीरो है तो जीरो का इन्वर्स जीरो ही होगा। जीरो प्लस जीरो इसको डिवाइड करेंगे n से तो वो जीरो हो जाएगा। तो एफ ए प्लस एन माइनस ए इक्वल टू रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। ओके, ये बात क्लियर है? जीरो लेस देन ए लेस देन एन। हमें तुम ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम अपने हिसाब से लिखना। देखो, अगर लेट लिखना a belongs to G where a is a element of Zn, so there exists an element n minus a belongs to Zn where a plus a addition modulo n plus n minus a equal to 0 where 0 is the remainder when a plus n minus a is divided by n. So inverse of a is equal to n minus a. So inverse element exists. Okay, ये बात क्लियर है? यहाँ पर उसके बाद कम्यूटेटिव देखेंगे ए प्लस बी मॉड एम इक्वल टू बी प्लस ए मॉड एम, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये एक एबिलियन ग्रुप है। ओके, बात समझ में आई? उसके बाद देखो, सो दैट यू एन एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट वन लेस देन एक्स लेस देन एन जीसीडी ऑफ एक्स एन इक्वल टू वन फॉर्म ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन। तो यहाँ पर ये एक टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन को क्योंकि टॉप है, इतना टॉप नहीं है, तुम्हें जीसीडी अभी तक नहीं पढ़ा इसलिए तुम्हें थोड़ा दिक्कत होगा ये क्वेश्चन में। तो देखो फिर भी कर लेते हैं। यहाँ पर तुम्हें क्या दिया हुआ है? यूएन ग्रुप दिया हुआ है। यूएन ग्रुप का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर लेस देन एन एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीसीडी क्या होता है? सभी केस में 1 होता है। तो हमें यहाँ पर यूएन को ही प्रूव करना पड़ेगा कि इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। ओके, तो देखो अगर दो एलिमेंट लेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू यूएन। ओके, सो जीसीडी ऑफ ए एन इक्वल टू 1 एंड जीसीडी ऑफ बी एन इक्वल टू 1। ए बी बिलोंग्स टू अगर यूएन करेंगे तो जीसीडी ऑफ ए एन मतलब रिलेटिवली प्राइम है ना। यूएन का कंडीशन क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन। तो ए एंड बी अगर यूएन में बिलोंग्स करेंगे तो उन दोनों का जीसीडी 1 होगा। ए और एन का जीसीडी भी 1 होगा, बी और एन का जीसीडी भी 1 होगा। ओके, वी नीड टू प्रूव दैट ए बी मॉड एन इक्वल टू यूएन। अगर ए बी दो एलिमेंट है वो बिलोंग्स करेंगे एन में, तो हमें प्रूव करना है ए बी भी बिलोंग्स टू करेगा एन में। तो यहाँ पर ए बी और एन का जीसीडी हमें 1 करके प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो देखो अगर हम लेंगे सी एक एलिमेंट, ओके, सी इज इक्वल टू ए बी मॉड एम। अगर सी को हम ए बी मॉड एम लेंगे तो यहाँ पर जीसीडी के केस में एक प्रॉपर्टी होता है, सी और एन का जीसीडी 1 होना चाहिए। ओके, सी इक्वल टू ए बी मॉड एम है तो जीसीडी ऑफ सी एन इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी मॉड एन इक्वल टू 1। अगर जीसीडी ऑफ सी एन 1 होगा तो सी इक्वल टू ए बी लिया हुआ है तो जीसीडी ऑफ ए बी और एन इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है? ये जीसीडी का कॉन्सेप्ट है। Because if A and B are co-prime with N, then their product is also co-prime with N. Okay, अगर A और B co-prime with N है तो उनका प्रोडक्ट भी co-prime with M होगा। So AB mod N, so यहाँ पर AB mod N भी UN में बिलोंग्स करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। ओके, उसके बाद देखो एसोसिएटिव की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद देखो एसोसिएटिव में क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। सो modular multiplication ab into c mod m equal to a into b into c mod m is associative holds। तो यहाँ पर देखो हमें क्या है? मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है। यहाँ पर मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा एसोसिएटिव होता है, ये तुमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखो आइडेंटिटी के लिए देखेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, लेट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू यू एन सच दैट ए आइडेंटिटी का कंडीशन क्या है? ए इंटू ई इक्वल टू ई इंटू ए इक्वल टू ए। तो यहाँ पर अगर मॉड्यूलर के केस में बात करेंगे तो ए ई इज कॉन्कुरेंट टू ए मॉड एम होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ए इंटू ई क्या होता है? क्लियरली ई इक्वल टू 1 सेटिस्फाई दिस बिकॉज जीसीडी ऑफ 1 एंड एन इक्वल टू 1। सो यहाँ पर देखो अगर किस केस में यहाँ पर ये ए के साथ डिविजिबल होगा। अगर a इंटू 1 कर देंगे तो यहाँ पर अगर हम 1 लेंगे, a इंटू 1 लेंगे तो a इंटू 1 करेंगे तो a माइनस ए इक्वल टू 0।
0 इज डिविजिबल बाय n। ओके, तो यहाँ पर 1 के अलावा अगर हम 0 लेंगे तो a इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod m, ये नहीं होगा करेक्ट। ओके, सो यहाँ पर 1 ही लेंगे तो 1 और n का जीसीडी भी 1 है। ओके, सो 1 बिलोंग्स टू un, सो a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। तो हमें देखो यहाँ पर गिवन है ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए mod m, तो हम ए की जगह पर मतलब ई की जगह पर क्या लें कि इसका ये इसके द्वारा डिविजिबल होगा, तो एक ही पॉसिबल है, ई की जगह पर 1 लेना। ओके, तो ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए mod n। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो इनवर्स एलिमेंट, वी नीड टू शो दैट फॉर एवरी a belongs to un there exists ab belongs to un such that a is congruent to b mod m। इसको तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसका बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। ओके, ये सिर्फ तुम लिख देना कि यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक बिजॉट आइडेंटिटी यहाँ पर आता है यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो, इसको तुम अगर चाहो तो ये सब लिख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा ही है, लेकिन यहाँ पर तुम सिर्फ अगर लिख के भी आ जाओगे कि यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वी नीड देयर एग्जिस्ट बी इनवर्स सच दैट ए इंटू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m। तो यहाँ पर देखो मॉड्यूलर के केस में, कॉन्ग्रुएंस के केस में ए अगर बी का इनवर्स है तो ए इंटू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m होता है। ओके, ये है कॉन्ग्रुएंस का केस, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में ये होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस के चैप्टर में। यहाँ पर सभी चैप्टर का ग्रुप थ्योरी में थोड़ा थोड़ा मिक्स है, ग्रुप थ्योरी बहुत वास्ट है, इसलिए यहाँ पर इसको तुम याद रखना कि देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स बी सच दैट ए इंटू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m लिख के भी आओगे तो तुम्हें फुल मार्क मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर और एक लाइन और एक चीज़ लिख देना, जीसीडी ऑफ बी एंड एन इज इक्वल टू 1। ओके, सो UN इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, हमने ये प्रूव कर दिया। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल को छोड़ो, ये देख लेना, यहाँ पर कुछ तुम्हें ज़रूरत है तो, मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो, प्रूव दैट Zn 0 1 2 3 4 इज ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n इज ए प्राइम। ये बात भी तुम प्रूव कर सकते हो। देखो, a इंटू बी करेंगे तो a इंटू बी mod m, जैसे एडिशन के केस में क्या था वही तरह मल्टीप्लिकेशन को भी कर लेना अपने हिसाब से। इसको मैं फिर से क्यों बताऊं, तुम आराम से ये सब कर सकते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी लिख देना कि r इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन a इंटू बी ए बी इज डिवाइडेड बाय m, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। मल्टीप्लिकेशन इज ए मल्टीप्लिकेशन होल्ड associative property, so modular multiplication also hold associative property। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेना। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। किसी भी नंबर का अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट देखें, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। उसके बाद इनवर्स एलिमेंट देख लेना, इनवर्स 1/a हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है, ये सब कर लेना। उसके बाद देखो, Zn इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n मोस्ट बी ए प्राइम नंबर। यहाँ पर n क्या होना चाहिए, हमेशा एक प्राइम नंबर होना चाहिए, इसको तुम याद कर लेना। अगर Zn इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन है तो n हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट MCQ है यहाँ पर। उसके बाद देखो, यहाँ पर रीजन बताया गया है, इफ इन एनी ग्रुप एवरी एलिमेंट मस्ट हैव एन इनवर्स। okay, but in Zn we have 0 belongs to Zn under multiplication modulo n, so 0 into a is congruent to a modulo। रुको, यहाँ पर मैं तुमको बताता हूँ। अगर 0 एक एलिमेंट है Zn के अंदर, ओके, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ Zn, so Zn कैन नॉट बी ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन नो मैटर व्हाट n इज। ओके, तो यहाँ पर अगर एक ग्रुप, ओके, Zn इज ए ग्रुप होगा अगर n इज प्राइम नंबर होगा। ओके, अगर एनी ग्रुप में, ओके, एलिमेंट Zn इन ए ग्रुप एवरी एलिमेंट मस्ट हैव एन इनवर्स। ओके, बट इन Zn, ओके,
वी हैव 0 बिलोंग्स टू Zn, ओके, अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n, ओके। तो यहाँ पर 0 का इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। 0 इंटू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod n, 0 इंटू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m इफ 0 इज द सेट ऑफ Zn, ओके। Zn एक सेट में है, तो Zn कैन नॉट बी ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन नो मैटर व्हाट n इज। n कुछ भी हो, प्राइम हो, कोप्राइम हो, अगर 0 Zn में बिलोंग्स करेगा किसी भी केस में, तो यहाँ पर 0 का हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। सो यहाँ पर कंक्लूजन ये आता है कि मैंने जो बोला कि Zn एक ग्रुप होगा अगर Zn में 0 बिलोंग्स नहीं करेगा। अगर n प्राइम होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा और n कोप्राइम होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये है उसका कंक्लूजन, ओके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ 13 इन U14, ओके। इनवर्स निकालेंगे, फाइंड द इनवर्स ऑफ 13 इन U14। तो इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, देखो U14 को हम क्या लिख सकते हैं, U14 का एलिमेंट लिखेंगे पहले। U14 नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन n और विच आर रिलेटिवली प्राइम टू n। U14 का कितना है, 1 3 5 9 11 13, ओके। तो इनवर्स ऑफ यहाँ पर हमें 13 निकालना होगा। तो इनवर्स के लिए मैंने तुमको क्या बताया था, a इंटू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m होना चाहिए, ओके। ये होना चाहिए इनवर्स का। तो 13 के साथ कितना मैं मल्टीप्लाई करूं, इन नंबर के साथ, 13 के साथ इन नंबर के भीतर में, मतलब कितना मल्टीप्लाई करूं विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod, यहाँ पर n कितना है 14, 1 mod 14 आना चाहिए, ओके। ये है तुम्हारा क्वेश्चन का अप्रोच। 13 के साथ मैं कितना मल्टीप्लाई करूं, इनमें से कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं कि वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 14 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो 13 के साथ मैं अगर 1 मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर mod 14 की जगह पर तुम ये सिंबल भी यूज कर सकते हो, ओके। ये सिंबल भी तुम यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो 13 इंटू 1 करूँगा, अगर मैं 13 इंटू 1 करूँगा तो 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 14 थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर 13 इंटू 3 करूँगा, 39 mod 14 करूँगा तो ये 11 आ रहा है, ओके। उसके बाद देखो अगर मैं 13 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 65 mod 14, ये भी 9 आ रहा है। सभी के साथ एक एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर 13 के साथ मैं 9 को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 117 mod 14 इक्वल टू 5 आ रहा है। उसके बाद 13 को मैं अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 143 आ रहा है, यहाँ पर mod, यहाँ पर आंसर आ रहा है 3। उसके बाद 13 इंटू 13 अगर मैं करूँगा तो 169 mod 14 करूँगा तो 1 आएगा। तो ये तुम्हें निकालना आता है तो 65 mod 9 कैसे mod 14 कैसे निकालते हैं, पहले 65 को 14 के साथ डिवाइड करो, ओके। 65 है ना, सॉरी, 65 को 14 के साथ डिवाइड करो और उसको डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर, ओके। यहाँ पर 14 इंटू 4 इक्वल टू 56, ओके। 56, 65 माइनस 56 इक्वल टू 9, ओके। ये तुम्हें पता है, तो रिमाइंडर जो आएगा वो होगा उसका आंसर, ओके। 65 mod 14 इक्वल टू 9 आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं 13 इंटू 13 करूँगा तो 169 आएगा, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 14। तो यहाँ पर उसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर 13 का इन्वर्स क्या होगा, वही 13 ही होगा, ओके। ये बात क्लियर है। अगर तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है तो यहाँ पर तुम केले टेबल की भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। ये तुम्हें थिंकिंग करने में बहुत इजी होगा। 13 इंटू कितना करेंगे तो 13 इंटू एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 14 आएगा। ये तुम्हें आराम से सोच के निकाल सकते हो, ओके। उसके बाद देखो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। ग्रुप में जितने तो एलिमेंट्स होंगे उनको, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही होगा उस ग्रुप का ऑर्डर, ओके। G is the least positive integer n such that G to the power n is the identity element in G. In addition notation mg equal to 0 देखो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप तो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, देखो यहाँ पर तुम्हें निकालना पड़ेगा g टू द पावर n। मल्टीप्लिकेशन के केस में g के पावर n करेंगे वो e के इक्वल आना चाहिए। g के पावर n e के इक्वल मतलब
जी की पावर में n करूँगा तो इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n आना चाहिए। ओके, यही केस है। ओके, मैं क्वेश्चन करूँगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो देखो, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। ओके, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या होता है? अगर जी टू द पावर एन मल्टीप्लिकेशन की केस में है, मल्टीप्लिकेशन के केस में जी टू द पावर एन करेंगे इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर 1 मॉडुलो m आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे ये उसका ऑर्डर है। ओके, एलिमेंट का ऑर्डर। ओके, इफ पॉजिटिव मतलब एडिशन ऑपरेशन है तो एन जी इक्वल टू 0 आना चाहिए, एन इंटू जी इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में है जी टू द पावर एन इक्वल टू ई, मतलब जी मतलब कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो एन आना चाहिए। ओके, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप को क्या लिखते हैं हम? ओ जी से सिंबल को सिंबलाइज करते हैं। ओके, और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट को हम यहाँ पर जी बार से डिनोट करते हैं। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को ऑर्डर ऑफ स्मॉल जी लिखते हैं और ऑर्डर ऑफ ग्रुप को कैपिटल जी से हम डिनोट करते हैं। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। मैंने तुमको जो बताया था, ये उसका सिंबल। ओके, फाइनाइट ग्रुप किसको बोलते हैं? इफ इन ए ग्रुप जी इज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट देन जी इज फाइनाइट ग्रुप और अदरवाइज जी इज इनफाइनाइट ग्रुप। अगर एक ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उस ग्रुप को फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं। देखो, यहाँ पर जेड प्लस इज ए इनफाइनाइट ग्रुप बट जेड एडिशन मॉडुलो एन इज ए फाइनाइट ग्रुप। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पर देखो, जेड प्लस, ये जेड प्लस मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स है, इज ए इनफाइनाइट ग्रुप, मतलब इसका इनफाइनाइटली एलिमेंट्स होगा। लेकिन जेड एन और एडिशन मॉडुलो एन इज ए फाइनाइट ग्रुप होगा। क्यों? यहाँ पर जेड एन और एन, एन का मतलब क्या? एक स्पेसिफिक नंबर आ जाएगा, उसमें रिमाइंडर भी आता है। ओके, फिर ये सेट कितना, मतलब रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय एन होता है। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है लेकिन इसका इनफाइनाइट है। सो जेड प्लस इज एन इनफाइनाइट ग्रुप एंड जेड एन एडिशन मॉडुलो एन इज एन फाइनाइट ग्रुप। ओके, उसके बाद देखो, यहाँ पर ऑर्डर फाइंड करेंगे हम। ऑर्डर मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। U15 को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन और रिलेटिवली प्राइम टू n। U15 को हम क्या लिखेंगे? 1 2 4 7 8 11 13। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर यहाँ पर 8 हो जाएगा। ओके, ग्रुप का ऑर्डर 8 है लेकिन ग्रुप का ईच एलिमेंट का ऑर्डर हम देखेंगे अभी। 1 का ऑर्डर, 2 का ऑर्डर, 4 का ऑर्डर, 7 का ऑर्डर। ओके, ऑर्डर ऑफ U15 कितना है? 8 आ चुका है। यहाँ पर देखो, ऑर्डर ऑफ 1 टू द पावर 1 के साथ कितनी पावर करूँ कि उसका कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 15 आ जाए? 1 टू द पावर 1 करेंगे, 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 15, सो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। बात क्लियर है। उसके बाद देखो, 2 की पावर में कितना करूँ कि उसका कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 15 आ जाए? देखो, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू को अगर 2 टू द पावर 4 है तो 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 15। तो 2 की पावर मैंने कितना किया? 4, तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16। ओके, 4 का पावर 2 होता है 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 15। तो उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 4 का 2। ओके, पावर कितना करूँगा? 2 करूँगा तो आएगा। 7 की पावर कितना करूँ कि mod 15 आ जाएगा? देखो, 7 इंटू 7 49। ओके, 49 इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना mod 15? 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49 इज 49 mod 15 को निकालूंगा तो यहाँ पर मेरा 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, आंसर 4 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो, उसके बाद देखो 7 क्यूब निकालेंगे। 7 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर इंटू 7 लिख सकता हूँ। ओके, 7 का स्क्वायर mod 15 कितना निकला है तुम्हारा आंसर? 4। तो यहाँ पर 7 स्क्वायर mod 15 की जगह पर मैं 4 लिख सकता हूँ। 4 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पर फिर से 28 mod 15 आ रहा है। 28 mod 15 इक्वल टू कितना है? 13 आ रहा है। ओके, 13 इज नॉट इक्वल टू फिर से 1। ओके, हमें 1 mod 15 चाहिए। देखो,
7 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 क्यूब इंटू 1, 7 क्यूब मॉड 15 हमने क्या निकाला था 13, तो यहाँ पर 13 इंटू सॉरी यहाँ पर 7 क्यूब इंटू यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक लिख दिया है, यहाँ पर 7 होगा। ओके, तो यहाँ पर 7 क्यूब इंटू 7 होगा तो 7 टू द पावर 4 होगा। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, 7 क्यूब मॉड 15 का वैल्यू हमने क्या निकाला था, 13 निकाला था। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर 13 इंटू 7 क्या होगा, 97, 13 इंटू 7 91, 91 मॉड 15 निकालेंगे, फिर से 91 मॉड 15 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। सो 7 की पावर 4 को निकालने के लिए यहाँ पर तुम बारी बारी से मल्टीप्लाई मत करना, सभी वैल्यू को देखो। यहाँ पर मैंने 7 की पहले एक मॉड्यूलो में 7 निकला, 7 का स्क्वायर 49 निकाल दिया, 49 इज कॉन्करेंट टू 4 मॉड 15 होगा, 4 मॉड 15 हुआ। और 7 स्क्वायर 7 क्यूब को मैंने 7 स्क्वायर इंटू 7 लिख दिया, और 7 स्क्वायर मॉड 15 का वैल्यू कितना है 4, 4 इंटू 7 28 हो गया, 28 मॉड 15 को निकाला मैंने 13, तो 7 क्यूब का वैल्यू कितना होगा, 7 क्यूब इज कॉन्करेंट टू 13 मॉड 15। उसके बाद 7 टू द पावर 4 को हम 7 क्यूब इंटू 7 लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 क्यूब इंटू 7 लिख दिया तो 7 क्यूब मॉड 13 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 13 आया है, यहाँ पर 13 इंटू 7 क्यूब मॉड 15, 13 इंटू 7 करेंगे तो 91, 91 मॉड 15 का वैल्यू कितना है 1। सो फाइनली 7 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 15, सो ऑर्डर ऑफ 7 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके, बात क्लियर है। उसके बाद देखो, उसके बाद है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 8 की पावर कितना करूँ कि मैं उसका आ जाएगा 15, 1 मॉड 15 आ जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ 8 भी यहाँ पर 4 होगा, ये तुम चेक कर लेना। ऑर्डर ऑफ 13 भी इक्वल टू 4 होगा, ऑर्डर ऑफ 11 भी 2 होगा। ओके, यहाँ पर ये सब तुम चेक कर लेना। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया, मैंने आधा एलिमेंट का एक्सप्लेनेशन तुमको बता दिया, बाकी सब तुम खुद ही लिख लेना। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें ध्यान देना है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट उसके पावर को मल्टीप्लाई, मतलब उसके पावर होगा g टू द पावर n, उसके पावर कितने पावर मैं करूँ कि उसका कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 15 आएगा, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी का पावर मतलब मैंने सभी को मतलब लास्ट में एक लिख देना कि उसका ऑर्डर इतना इतना है। ओके, उसके बाद देखो, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज n, देन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ओके, अगर एक ऑर्डर का मतलब एक ग्रुप का ऑर्डर n है तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। देखो इस U15 के एग्जाम्पल में लिख लो, हमने U15 का ग्रुप का ऑर्डर कितना था, ग्रुप का ऑर्डर 8 था। सो ये सभी एलिमेंट्स देखो 8 को डिवाइड कर रहे होंगे। देखो यहाँ पर 1 8 को डिवाइड करेगा, 4 8 को डिवाइड करेगा, 2 8 को डिवाइड करेगा, 4 8 को डिवाइड करेगा, 4 8 को डिवाइड करेगा, 2 8 को डिवाइड करेगा, यहाँ पर 4 भी 8 को डिवाइड करेगा, यहाँ पर 8 भी 8 को डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑलवेज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ये बात क्लियर है, ये पॉइंट भी समझ में आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर वही एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इज ए साइक्लिक ग्रुप इज phi n। ये हम साइक्लिक ग्रुप के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप मतलब क्या होता है, ऑफ ऑर्डर n इज ए phi n, ये phi n यूलर्स phi फंक्शन होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर Z10 का तुम निकाल सकते हो सभी ऑर्डर। Z10 में क्या होता है मोड, यहाँ पर Z10 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ पर देखो Z10 एक एडिशन ऑपरेशन है, उस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में क्या था हमने g टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए और इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या तुम्हारा ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर तुम्हारा ऑपरेशन है एडिशन। एडिशन ऑपरेशन के केस में क्या n इंटू जी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ओके, उसके साथ मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n आना चाहिए, यहाँ पर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके केस में क्या आना चाहिए, क्या आ रहा था 1 मॉड m, तो यहाँ पर उसके साथ हम पावर कर रहे थे। लेकिन अगर मॉड्यूलस मतलब एडिशन के केस में अगर तुम्हारा ऑपरेशन एडिशन है तो यहाँ पर तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना कि पावर, और कॉन्ग्रुएंट टू वहाँ 1 मॉड m हो रहा था और यहाँ पर तुम्हारा 0 मॉड m होना चाहिए। ओके,
यहाँ पर देखो Z10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। ऑर्डर ऑफ Z10 इक्वल टू 10, ओके। ये 10 एलिमेंट है तो ग्रुप का ऑर्डर तो 10 हो जाएगा, ओके। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर हमें पता है। तो यहाँ पर देखो 0 इंटू 1 करेंगे तो 0, ओके। 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ओके। 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m, तो ऑर्डर ऑफ 0 कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद देखो ऑर्डर ऑफ 1 करेंगे तो 1 आए। ऑर्डर ऑफ 1 निकालने के लिए 1 के साथ मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 0 mod 10 आए। यहाँ पर Z10 है ना, 0 mod 10 आए, तो ऑब्वियसली 1 इंटू 10 करूँगा तो 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod n आएगा, ओके। यहाँ पर तो वैल्यू कितना होगा, ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 10 हो जाएगा, ओके। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो ऑर्डर ऑफ 1 10 आएगा, ऑर्डर ऑफ 2 कितना आएगा, 2 इंटू 5 करूँगा तो 10 आएगा, तो 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m, तो ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 5। हमेशा ये याद करना, एन जी, ओके। एन इंटू जी करूँगा तो 0 mod n आना चाहिए। ऑर्डर ऑफ 3 करूँगा तो 3 इंटू 10 करूँगा तो आएगा 30, ओके। 30 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 10। ऑर्डर ऑफ 4 करूँगा तो कितना आएगा, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m। वैसे ही 5 इंटू 4 करूँगा तो क्या आएगा, 5 इंटू 4 करूँगा तो आएगा 20, 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m। 6 इंटू कितना करूँ कि वो 0 mod m आएगा, 6 इंटू 5 कर दिया तो 30, 30 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m, ओके। 7 को क्या करूँगा, 7 इंटू 10 करूँगा तो ही 70 आएगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m, ओके। 8 को 8 इंटू 10 ही होगा, 8 का भी 10 होगा, 9 का भी 10 होगा। तो आज हमने कंप्लीट ग्रुप थ्योरी डिस्कशन कर दिया, ओके। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ओके। नेक्स्ट वीडियो सब ग्रुप के ऊपर आएगा। ग्रुप और सब ग्रुप को डिस्कशन करने के बाद हम उसका बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे, ओके। और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में अपकमिंग वीडियो इज अबाउट सब ग्रुप, ओके।